एवरीवन, वेलकम टू CSIR स्टडी पॉइंट। और इस वीडियो में हम लोग प्रोटीन्स टारगेटिंग को डिस्कस करेंगे। तो मेनली इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रोटीन्स टारगेटिंग क्या होती है, कोड ट्रांसलेशनल और जो पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन्स टारगेटिंग है ये क्या होती है। इसके अलावा हम लोग SRP साइकिल को डिस्कस करेंगे, मतलब कि सेक्रेटरी पाथवे के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। मेरा नाम रक्षा मिश्रा है और मैंने CSIR नेट और गेट ये क्लियर किया है। इसके अलावा साथ ही साथ मुझे अनअकैडमी में 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो ये थी कुछ मेरे बारे में जानकारी, और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। प्रोटीन्स टारगेटिंग। देखिए, बात आती है कि प्रोटीन्स टारगेटिंग किसे कहते हैं। तो देखिए, होता क्या है कि जैसे हम लोग किसी सेल के बारे में अगर बात करें तो हर एक सेल में जैसे आपने पढ़ा है कि डिफरेंट टाइप्स के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, पेरोक्सीसोम, ER, इन सभी का एक अपना काम होता है। ये सभी अपना अपना काम करते हैं और उस वो जो फंक्शन जो इन सेल ऑर्गेनल्स की मदद से किए जाते हैं उनमें कोई ना कोई प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती है, या हम कह सकते हैं कि कोई ना कोई एंजाइम्स इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि एंजाइम्स किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। तो प्रोटीन्स टारगेटिंग का वो प्रोसेस होता है जहाँ पर इन सभी सेल ऑर्गेनल्स की प्रोटीन्स का सिंथेसिस किया जाता है, और उसके बाद जो प्रोटीन जिस ऑर्गेनल्स की होती है उसकी सॉर्टिंग करके, मतलब उसकी छटनी करके, ये पता करके कि ये प्रोटीन्स कहाँ की है, उसको उस जगह भेजना प्रोटीन्स टारगेटिंग कहलाता है। ठीक, तो प्रोटीन्स टारगेटिंग में मेनली हम लोग यही सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि प्रोटीन्स कैसे बनी है, और इसके अलावा किसकी प्रोटीन्स किस तरीके से बनी है। जैसे मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट की प्रोटीन्स है या माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोटीन्स है, तो ये कैसे बनी है, क्या ऐसा इसमें खास है जिससे हम ये पहचान सकते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोटीन्स है या ये क्लोरोप्लास्ट की प्रोटीन्स है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, और कैसे इनको वहाँ तक पहुँचाया जाता है, कैसे है उस प्रोटीन्स को, अगर वो माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोटीन्स है तो उसे माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे पहुँचाया जाता है, कहाँ ये बनती है, कैसे पता किया जाता है कि हाँ ये माइटोकॉन्ड्रिया की ही प्रोटीन्स, और कैसे इसको वहाँ तक पहुँचाया जाता है, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है प्रोटीन सॉर्टिंग और प्रोटीन टारगेटिंग। ठीक, तो इसी प्रोसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे ही आज का फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग सिर्फ कुछ बेसिक पॉइंट जो है उनके बारे में जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोटीन टारगेटिंग के टाइप्स। एक तो सिंपल लैंग्वेज में आप सभी समझ गए होंगे कि प्रोटीन टारगेटिंग किसे कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन्स टारगेटिंग, टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स टारगेटिंग। तो प्रोटीन्स टारगेटिंग में हम लोग दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। एक होता है पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन्स टारगेटिंग, सॉरी हाँ, एक होता है पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन्स टारगेटिंग और एक होता है को ट्रांसलेशनल प्रोटीन्स टारगेटिंग। जहाँ पर भी आप पोस्ट देखते हैं, पोस्ट का मतलब होता है बाद में या आफ्टर। ठीक, तो ये क्या है? पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन्स टारगेटिंग, मतलब ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन्स की टारगेटिंग की जा रही है। ये वो प्रोसेस है जहाँ पर प्रोटीन्स पूरी बन चुकी है, ट्रांसलेशन कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद उसकी टारगेटिंग की जाती है। उसके बाद उसमें ये देखा जाता है कि ये प्रोटीन्स है कहाँ की और इसे कहाँ जाना है। ठीक, तो वो होता है पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन्स टारगेटिंग। अब इसके साथ ही साथ अगर पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन्स टारगेटिंग के बारे में कुछ और बातें अगर करी जाए, तो यहाँ पर जो प्रोटीन्स बनती है वो बनती है फ्री राइबोसोम में। फ्री राइबोसोम कहाँ पर मिलते हैं? मतलब कि साइटोसोल में। ओके, और सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इनका ये हो सकता है कि पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन्स टारगेटिंग में किन किन सेल ऑर्गेनल्स की प्रोटीन्स को बनाया जाता है। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इसके अलावा न्यूक्लियस, पेरोक्सीसोम और साइटोसोल की ही प्रोटीन्स को सिंथेसाइज किया जाता है। तो पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन्स टारगेटिंग में पहली चीज़ तो ये आती है कि यहाँ पर जैसे आप
अभी खैर फिगर से हम लोग इस चीज़ के बारे में समझेंगे अभी, लेकिन मेनली यहाँ पर ये होता है कि प्रोटीन्स पूरी बन जाती है, साइटोसॉल में ही प्रोटीन्स बनती है, फिर उसके बाद जिस हिसाब से उसमें सिग्नल सीक्वेंस होते हैं उस हिसाब से उसको वहाँ भेज दिया जाता है। और यहाँ पर जो प्रोटीन्स होती है वो या तो माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोटीन्स होती है, या क्लोरोप्लास्ट की हो सकती है, न्यूक्लियस की हो सकती है, पेरोक्सिसोम की हो सकती है, या साइटोसॉल की खुद की प्रोटीन्स हो सकती है। तो इन सभी की प्रोटीन्स जो है वो पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन्स टारगेटिंग की मदद से बनती है। ठीक है। को ट्रांसलेशनल प्रोटीन्स टारगेटिंग का मतलब होता है, को का मतलब होता है साथ साथ, मतलब कि अगर ट्रांसलेशन प्रोसेस चल रहा है एक तरफ तो दूसरी तरफ टारगेटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, तो वो होता है को ट्रांसलेशनल प्रोटीन्स टारगेटिंग। तो को ट्रांसलेशनल प्रोटीन्स टारगेटिंग में जो यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो होता है मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम में। या इसको और ज़्यादा क्लियर करें तो आप कह सकते हो कि ER मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम में। ठीक, तो प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज होती है? सिंथेसाइज्ड ऑन ER मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम। तो को ट्रांसलेशनल प्रोटीन्स टारगेटिंग की मेन खासियत यही है कि यहाँ पर जो प्रोटीन्स बन रही होती है वो ER की मेम्ब्रेन से अटैच जो राइबोसोम होते हैं वहाँ पर प्रोटीन्स का सिंथेसिस किया जाता है, ना कि साइटोसॉल में जो फ्री राइबोसोम है उसमें। अब किसकी प्रोटीन्स यहाँ पे सिंथेसाइज होती है? तो यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसाइज की जाती है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम की। ठीक, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में कौन कौन आते हैं? तो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में ER आएगी, गोल्गी आता है, इसके अलावा लाइसोसोम है, नेक्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक, ये सारे एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में आते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ और आती है और वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, तो इस चीज़ का आप याद रखिएगा कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि आपसे न्यूक्लियस पूछा जा रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूछा जा रहा है। ठीक, कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन्स टारगेटिंग है वो किस तरीके की है, पोस्ट ट्रांसलेशनल है कि को ट्रांसलेशनल है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात की जा रही है, ना कि न्यूक्लियस की। ठीक, तो कंफ्यूज मत होइएगा। न्यूक्लियस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन्स टारगेटिंग आती है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर को ट्रांसलेशनल प्रोटीन्स टारगेटिंग आती है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है क्योंकि आप जब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं सेल का तो आप देखते हैं कि जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है वो फिर किससे जुड़ी है? ER से। इसीलिए चूँकि ये प्रोटीन्स कहाँ पे बन रही है? ER की मेम्ब्रेन से अटैच जो राइबोसोम है वहीं पे ये प्रोटीन्स बनाई जा रही है। इस वजह से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन्स होती हैं फिर वो ट्रांसलेशनल प्रोटीन्स टारगेटिंग से ही बन जाती है। ठीक है, तो ये कारण होता है। तो ये दो तरीके की प्रोटीन्स टारगेटिंग हम लोग पढ़ते हैं, पोस्ट ट्रांसलेशनल और को ट्रांसलेशनल प्रोटीन्स टारगेटिंग। तो एक बार फिगर से हम लोग इसको थोड़ा और समझ लेते हैं कि कैसे क्या होता है। देखिए यहाँ पर फिगर से समझिए। मान लीजिए मानना क्या मतलब, ऐसा तो होता है, सॉरी। न्यूक्लियस की अगर बात की जाए तो न्यूक्लियस में क्या हुआ? ट्रांसक्रिप्शन हुआ। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद यहाँ पर mRNA बना। mRNA के बाद इसमें जो इसकी प्रोसेसिंग करनी चाहिए थी, प्रोसेसिंग हो गई, कैपिंग हो गया, पॉलीएडाइलेशन और स्प्लाइसिंग, ये सब कंप्लीट होने के बाद जो एक मैच्योर mRNA है वो कहाँ पर आता है? न्यूक्लियस से सीधे बाहर साइटोसॉल में भेजा जाएगा ताकि प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो mRNA आप देख रहे हैं, जो ये साइटोसॉल में आप mRNA देख रहे हैं, ये mRNA आ गया प्रोसेसिंग के बाद। अब होता क्या है कि यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होता है। प्रोटीन सिंथेसिस अगर स्टार्ट हो रहा है और किसी भी तरीके का कोई भी हाइड्रोफोबिक पैच अगर नहीं आ रहा, हाइड्रोफोबिक पैच का मतलब होता है जहाँ पर लगभग 10 से 15 हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड बिल्कुल एक साथ आ जाए, मतलब पूरा एक ग्रुप आ जाए उनका, तो उसे बोला जाता है हाइड्रोफोबिक पैच। अगर उस तरह की कोई कंडीशन नहीं आती है तब तो ये प्रोटीन सिंथेसिस जो वो साइटोसॉल में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर ये प्रोटीन्स बनी, फिर और इलोंगेट होते होते कंप्लीट प्रोटीन्स पूरी जो थी वो यहाँ पर साइटोसॉलिक प्रोटीन्स बन गई। ठीक, क्यों? क्योंकि
क्योंकि यहाँ पर किसी तरीके का कोई जो सिग्नल जिसमें हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड का जो एक पूरा पैच आता है 10 से 15 हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड का पैच, वो इसमें नहीं आया है। इस वजह से ये प्रोटीन्स पूरी साइटोसॉल में बन गई है। ठीक, बाय चांस ऐसा होता है कि यहाँ पर ये प्रोटीन्स बन रही होती है और अचानक यहाँ पर एक ऐसा सिग्नल सीक्वेंस जनरेट हो जाता जिसे हम लोग नॉर्मली सिग्नल सीक्वेंस कहते हैं, या इसके बारे में भी हम लोग आगे इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे कि सिग्नल सीक्वेंस जो है वो कैसा होता है। तो इसमें अभी आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड का एक पूरा पैच आ जाता है। अगर ये चीज़ आ जाती है, जैसे मान लीजिए प्रोटीन्स बनी इनिशिएशन के दौरान और स्टार्टिंग में ही एंड टर्मिनस में इस तरीके का एक सिग्नल सीक्वेंस आ गया, तब ये प्रोटीन सिंथेसिस यहीं रुक जाएगा। मतलब केवल इनिशिएशन होगा, इलॉन्गेशन होगा ही नहीं। इलॉन्गेशन को रोका जाएगा और तब तक रोका जाएगा जब तक ये नेसेंट ये जो पॉलीपेप्टाइड और ये जो राइबोसोम का ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, mRNA का ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफ़र नहीं कर दिया जाता है, तब तक यहाँ पर इलॉन्गेशन प्रोसेस को रोका जाएगा। जैसे ही पूरा ये कॉम्प्लेक्स ट्रांसफ़र हो जाएगा, तुरंत ही इलॉन्गेशन फिर स्टार्ट हो जाएगा और पूरा जो प्रोटीन सिंथेसिस है फिर वो की मेम्ब्रेन में ही कंप्लीट किया जाएगा। की मेम्ब्रेन से अटैच राइबोसोम है, इन्हीं से ही कंप्लीट किया जाएगा और प्रोटीन्स फिर में बनेगी। ठीक, ये चीज़ यहाँ पर होती है। अब यहाँ पर जो में प्रोटीन्स बनती है वो प्रोटीन्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स की हो सकती है, लाइसोसोम की हो सकती है, पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हो सकती है, इसके अलावा न्यूक्लियर एनवलप की भी हो सकती है। तो जैसे प्रोटीन्स बनती है उसमें जिस तरीके का सीक्वेंस आता है उसके बेसिस पे फिर उस प्रोटीन्स को वहाँ पर भेज दिया जाता है। ये चीज़ अभी आगे हम लोग थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो इसे तो बोल दिया जाता है सेक्रेटरी पाथवे या को ट्रांसलेशनल प्रोटीन्स टारगेटिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रांसलेशन के साथ साथ पूरा जो टारगेटिंग के लिए जो प्रोसेसिंग होनी चाहिए वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। दूसरा जो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं साइटोसॉलिक प्रोटीन्स के लिए, तो साइटोसॉलिक प्रोटीन्स के साथ कंडीशन क्या है कि यहाँ पर किसी तरीके का कोई ऐसा सिग्नल सीक्वेंस जनरेट नहीं हुआ है जिसमें हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड सीक्वेंस आ सके या कोई पूरा जो पैच आना चाहिए था वो सब कुछ नहीं आया। इस वजह से प्रोटीन्स पूरी साइटोसॉल में बनी। अब जिस तरीके का इसमें टारगेटिंग सीक्वेंस था या जिसे सिग्नल सीक्वेंस भी कह सकते हैं, उसके बेसिस पे इस प्रोटीन्स को वहाँ पर भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या पढ़ा कि जो पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन्स टारगेटिंग थी उसमें किस किस की प्रोटीन्स बनती थी। वो प्रोटीन्स न्यूक्लियस की हो सकती है, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। वो प्रोटीन्स क्लोरोप्लास्ट की हो सकती है, माइटोकॉन्ड्रिया की हो सकती है और पेरोक्सिसोम की हो सकती है। पोस्ट ट्रांसलेशनल क्यों कहा जा रहा था? क्योंकि ट्रांसलेशन कंप्लीट हो चुका है, पूरी प्रोटीन्स यहाँ पर बन गई है और उसके बाद इसको यहाँ पर भेजा जा रहा है। जैसा कि इसमें सिग्नल सीक्वेंस आया उसके बेसिस पे उसे वहाँ पर भेजा जा रहा है। ठीक, इसीलिए पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन्स टारगेटिंग कही जा रही है। दूसरी चीज़ ये होती है कि यहाँ पर जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जब यहाँ पर जो पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन्स टारगेटिंग में जब आप न्यूक्लियस और पेरोक्सिसोम को देखते हैं तो प्रोटीन जो है ये जैसी फोल्डेड कन्फर्मेशन में है उसी तरीके से ही इंटर करती है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के केस में प्रोटीन्स जो ये अभी आपको फोल्डेड कन्फर्मेशन में दिख रही है, इसको अनफोल्डेड कन्फर्मेशन में कन्वर्ट करा जाता है और उसके बाद ही ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जा पाती है। तो ये तो एक पूरा ओवरव्यू था प्रोटीन्स टारगेटिंग का और हम लोग को इसी के बारे में पूरा पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्रेटरी पाथवे, जिसे हम लोग को ट्रांसलेशनल प्रोटीन्स ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि ये सेक्रेटरी पाथवे होता क्यों है। ठीक, तो कारण क्या है, क्या रीज़न है इसका कि सेक्रेटरी पाथवे होता है। तो सेक्रेटरी पाथवे होने के पीछे का रीज़न ये है कि जैसे मान लीजिए ट्रांसक्रिप्शन हुआ, mRNA की प्रोसेसिंग हुई और फिर जब mRNA साइटोसॉल में आया प्रोटीन सिंथेसिस भी नॉर्मली स्टार्ट हुआ। लेकिन जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा था तो उसी समय एंड टर्मिनस के समय जो सीक्वेंस एंड टर्मिनस की में जो सीक्वेंस होना चाहिए था वो कुछ ऐसा सीक्वेंस जनरेट हो गया, जैसे जैसे हम लोग बात कर रहे थे हाइड्रोफोबिक पैच, उस तरीके का जनरेट हो गया। अब उसकी वजह से ये हो रहा है कि यहाँ पर जो प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो उसको रोककर इस प्रोटीन्स की टारगेटिंग की जाएगी। ठीक, मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स को ट्रांसफ़र किया जाएगा की मेम्ब्रेन में। तो यहाँ पर
सेक्रेटरी पाथवे होने के पीछे का कारण ये होता है कि वो जो सिग्नल सीक्वेंस जनरेट हो जाता है उसकी वजह से फिर ये होता है कि हाँ अब ये प्रोटीन्स यहाँ नहीं बन सकती है, अब पूरे कॉम्प्लेक्स को ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा यार की मेम्ब्रेन में, और फिर जाकर वो प्रोटीन सिंथेसिस वहीं पर कंप्लीट किया जाएगा। बात ये आती है कि यहाँ पर सिग्नल सीक्वेंस में ऐसी क्या खास बात होती है, क्या ऐसे कौन से ऐसे फीचर्स होते हैं, ठीक, जिसकी वजह से सेक्रेटरी पाथवे यहाँ पर हो रहा है। तो सबसे पहली चीज़, जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो सेक्रेटरी पाथवे के केस में ये देखा जाता है कि बनने वाली प्रोटीन्स के एन टर्मिनस की तरफ, जैसे यहाँ पर आपको कुछ पॉलीपेप्टाइड दी गई है और ये इनका एन टर्मिनस है, मतलब सबसे पहले तो एन टर्मिनस ही बनता है, तो ये एन टर्मिनस है। एन टर्मिनस में स्टार्टिंग में तो कुछ एक या एक से ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड हो सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं लाइसिन है पॉजिटिवली चार्ज, ये लाइसिन है, ठीक। शुरुआत में हाइड्रोफोबिक जो अमीनो एसिड का जो पैच आ रहा है उससे पहले यहाँ पर एक या एक से ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड हो सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद पूरा ये लगभग मान के चलिए कि 10 से 15 हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड का एक पूरा एक सीक्वेंस आ जाता है, जिसे हम लोग हाइड्रोफोबिक पैच कहते हैं, ठीक। और इससे पहले जैसे अगर आप देखो तो हाइड्रोफोबिक पैच के पहले आपको एक या एक से ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद 10 से 15 अमीनो एसिड का एक हाइड्रोफोबिक पूरा अमीनो एसिड का एक पूरा पैच देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद खास बात यहाँ पर और भी होती है कि जो क्लीवेज साइट होती है वहाँ पर आपको ऐसे अमीनो एसिड देखने को मिलेंगे जिनकी जो साइड चेन होती है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होती है, जैसे कि ग्लाइसिन है। और मोस्टली यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एलिलीन ज़्यादा देखा जाएगा, जैसे कि यहाँ पर एलिलीन है, यहाँ पर एलिलीन है, यहाँ पर एलिलीन है, यहाँ पर ग्लाइसिन और सिस्टीन है, जिनकी साइड चेन काफ़ी ज़्यादा छोटी है, ठीक। तो ये खास बात होती है सिग्नल सीक्वेंस की। कंप्लीट लेंथ अगर हम लोग सिग्नल सीक्वेंस कहें या सिग्नल पेप्टाइड कहें या टारगेटिंग सीक्वेंस कहें, एक ही चीज़ हो सकती है। ये 13 से 36 अमीनो एसिड के लेंथ के होते हैं, जिनमें से अगर आप देखेंगे तो सभी में ये चीज़ देखी जाएगी कि हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड का पैच होता है, लगभग 10 से 15 अमीनो एसिड होते हैं हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो ये जो येलो कलर से दिखाया जा रहा है यह हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड का सीक्वेंस है। और इससे पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक या एक से ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड हो सकते हैं, जैसे कि आर्जिनिन, लाइसिन और लाइसिन। और जो क्लीवेज साइट होती है वहाँ पर ऐसे अमीनो एसिड रखे जाते हैं जिनकी साइड चेन शॉर्ट होती है, और मोस्टली वहाँ पर एलिलीन ज़्यादातर देखा जाता है, तो वो चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक। तो ये 3 पॉइंट जो हैं ये सिग्नल सीक्वेंस में देखे जाते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं सिग्नल सीक्वेंस के सेक्रेटरी पाथवे के केस में। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। SRP साइकिल देखिए, जैसा अभी आपने पिछला फिगर देखा था तो उसमें क्या हुआ कि प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हुआ, ठीक। प्रोटीन सिंथेसिस जैसे स्टार्ट हुआ तो जो ये सिग्नल सीक्वेंस आपने जैसा अभी पढ़ा कि एन टर्मिनस की तरफ शुरुआत में एक या एक से अधिक पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड होंगे, जैसे मान लीजिए यहीं पे हम लोग मान लेते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, ये एन टर्मिनस जनरेट हुआ, ठीक। यहाँ पर एक या एक से ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड मिल गए। फिर उसके बाद एक इतना बड़ा ये हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड का पैच आ गया, लगभग ये 10 से 15 यहाँ पर हाइड्रोफोबिक पैच आ गए। फिर उसके बाद यहाँ पर जो क्लीवेज साइट जनरेट हो रही थी वहाँ पे एलिलीन या शॉर्ट चेन शॉर्ट चेन अमीनो एसिड का सीक्वेंस आ गया। इस तरीके का सिग्नल सीक्वेंस जनरेट हुआ। कहाँ पर जनरेट हुआ? स्टार्टिंग में तो आप जब फिगर देख रहे थे तो स्टार्टिंग में तो अगर आप देखो तो प्रोटीन सिंथेसिस साइटोसॉल में ही स्टार्ट हुआ है, ऐसा नहीं कि ER में ही शुरुआत से स्टार्ट हो गया, स्टार्ट साइटोसॉल में ही हुआ। लेकिन बाद में हुआ क्या कि जैसे इस तरीके का सिग्नल सीक्वेंस आया जैसा अभी आपने पढ़ा, ठीक, इस तरीके का सिग्नल सीक्वेंस जैसे ही आता है तुरंत अब यहाँ पर ये जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है ये रोका जाता है।
अब यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर अब ये प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है। अब बात ही आती है कि क्यों नहीं होता, मतलब ठीक है, साइटोसॉल में प्रोटीन्स बनी, सिग्नल सीक्वेंस भी जनरेट हो गया, ऐसा यहाँ पर क्या हो गया कि जो ये प्रोटीन सिंथेसिस साइटोसॉल में कंप्लीट नहीं किया जा रहा है। तो कारण इसका ये होता है कि साइटोसॉल का नेचर कैसा है, हाइड्रोफिलिक, ठीक। और इस सिग्नल सीक्वेंस में अगर आप देखो ध्यान से तो एन टर्मिनस की तरफ एक या दो पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड आए, उसके बाद 10 से 15 अमीनो एसिड जो हैं वो कैसे हैं, हाइड्रोफोबिक। और ये कहाँ पे बन रहे हैं, कैसे एनवायरनमेंट बन रहा है, जो कि हाइड्रोफिलिक है। अब ये चूँकि पूरा पैच आ जाता है, अगर एक या दो आते तब तो बात अलग थी, लेकिन ये पूरा पूरा मतलब 10 से 15 जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड थे वो बिल्कुल एक साथ आ गए, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये है हाइड्रोफोबिक और जो साइटोसॉल है वो कैसा है, हाइड्रोफिलिक। तो इस वजह से इतना ये जो पूरा पैच जनरेट हुआ, उसकी वजह से प्रोटीन्स आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। मतलब अगर कोशिश भी करो कि यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट कर लिया जाए, लेकिन तब भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो प्रोटीन्स बनी है, सिग्नल सीक्वेंस जो जनरेट हुआ है, वो जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड का जो पूरा सीक्वेंस आ गया, उस वजह से वो प्रोटीन्स आगे बढ़ ही नहीं रही है, क्योंकि इन्वायरमेंट कैसा है बाहर का, साइटोसॉल कैसा है, हाइड्रोफिलिक। इस वजह से ये प्रोटीन सिंथेसिस अब यहाँ पर होगा नहीं। इसको कहाँ पर भेजा जाएगा, पूरे कॉम्प्लेक्स को। उस पूरे कॉम्प्लेक्स को भेजने का जो पूरा प्रोसेस होता है उसे ही हम लोग एसआरपी साइकिल पढ़ते हैं। एसआरपी क्यों बोला जाता है, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल यहाँ पर इन्वॉल्व होता है, ठीक। एसआरपी और एसआरपी रिसेप्टर्स, इन दोनों की मदद से पूरे कॉम्प्लेक्स का ट्रांसफ़र किया जाता है ईआर की मेम्ब्रेन में, और इसीलिए इसको पूरा एसआरपी साइकिल कहा जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पर पूरे एसआरपी साइकिल पढ़ेंगे। देखिए, कंडीशन आपको पता ही है कि यहाँ पर क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये एसआरपी साइकिल स्टार्ट हुई, क्योंकि सिग्नल सीक्वेंस ऐसा जनरेट हो चुका था। मजबूरी है कि चाहकर भी प्रोटीन सिंथेसिस साइटोसॉल में नहीं हो सकता, तो हमें प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट कराने के लिए पूरे कॉम्प्लेक्स को कहाँ पर लाना है, ईआर की मेम्ब्रेन में। कैसे लाया जाएगा, एसआरपी और एसआरपी रिसेप्टर्स की मदद से। तो वही पूरी साइकिल हम लोग यहाँ पर अब देख रहे हैं, ठीक। प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हुआ साइटोसॉल में, ये एन टर्मिनस की तरफ सिग्नल सीक्वेंस जनरेट हुआ। अब इसी तरीके का सेम सिग्नल सीक्वेंस जनरेट हुआ जैसा आप पढ़ चुके हैं। होगा क्या, यहाँ पर आएगा एसआरपी, जिसे बोला जाता है सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल और एसआरपी सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल की अगर बात की जाए तो ये होती है एक साइटोसॉलिक राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ठीक। एसआरपी की अगर बात की जाए तो ये साइटोसॉलिक राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स होती है, मतलब मेनली ये साइटोसॉल में मिलती है। राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, मतलब कि एक आरएनए होता है, और वो आरएनए होता है 7SL आरएनए, ठीक। और इसके अलावा इसमें टोटल 6 प्रोटीन्स होती हैं, या आप कहो कि 6 पॉलीपेप्टाइड देखी जाती हैं। तो यहाँ पर इस एसआरपी का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो साइटोसॉलिक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स होती है, जिसमें एक आरएनए मॉलिक्यूल होता है, टोटल 6 पॉलीपेप्टाइड होती हैं। आरएनए में भी 7SL आरएनए होती है, ठीक। 7SL आरएनए इसमें मिलेगा। कंप्लीट अगर लेंथ देखी जाए तो 300 न्यूक्लियोटाइड्स का ये बना होता है, ठीक। अब ये एसआरपी जो है ये जाकर इंटरेक्ट करता है यहाँ पर, एक तो ये सिग्नल सीक्वेंस के साथ बाइंड कर रहा है, दूसरा ये जो आप देख रहे हैं राइबोसोम की ये जो लार्ज सबयूनिट है, ये नीचे वाली होती है लार्ज सबयूनिट। तो अगर आप देखो तो एसआरपी एक तरफ लार्ज सबयूनिट से इंटरेक्ट कर रहा है, दूसरी तरफ ये जो सिग्नल सीक्वेंस है उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। बात ये आती है कि यहाँ पर जो एसआरपी है उसकी कौन सी ऐसी प्रोटीन्स है जो इस इंट्रैक्शन में मदद कर रही है। हो सकता है CSIR में आपसे पूछ लिया जाए कौन सी ऐसी प्रोटीन्स एसआरपी की जो कि इंट्रैक्शन में इन्वॉल्व होती है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि यहाँ पर जो प्रोटीन्स होती है वो होती है P54 प्रोटीन्स, ठीक है।
मतलब जो एसआरपी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि इसमें एक 7 SLRNA है और टोटल 6 पॉलीपेप्टाइड है या 6 प्रोटीन्स है, उसमें से एक प्रोटीन्स होती है जिसे बोला जाता है P54 प्रोटीन्स, जो स्पेशली जाकर इस सिग्नल सीक्वेंस के साथ इंटरेक्ट करती है। ठीक है, अब बात आती है कि कैसे करती है, ऐसा क्या है। तो सिग्नल सीक्वेंस में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कुछ शुरुआत में क्या है, पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड और बाकी क्या है, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड का पैच। अब यहाँ पर अगर हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड के पैच के साथ इंटरेक्ट करना है तो यहाँ पर ये जो P54 प्रोटीन्स के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, ये जो आप क्लेफ्ट देख रहे हैं, जो ये दरार ऐसी आप देख रहे हैं, इसमें क्या होता है कि हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड लगे होते हैं और उनकी साइड चेन बाहर की तरफ एक्सपोज होती रहती हैं। और ये जो सिग्नल सीक्वेंस है उसमें क्या है, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड। जो ये P54 है इसमें क्या है, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड। ठीक, तो यहाँ पर मेनली इंट्रैक्शन कौन सा होता है, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा कि यहाँ पर मेनली जो इंट्रैक्शन हो रहा है वो कौन सा किया जा रहा है, तो यहाँ पर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन यहाँ पर मेनली देखा जाता है। अब इस हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन की वजह से एसआरपी की जो P54 प्रोटीन्स है वो जाकर सिग्नल सीक्वेंस के साथ एक तरफ अटैच हो गई और दूसरी तरफ लार्ज सबनेट के साथ इंट्रैक्शन हो गया। अब क्या होगा, एसआरपी जो है ये किससे जाकर इंटरेक्ट करेगा, नीचे की तरफ अगर आप देखो ईआर की मेम्ब्रेन में क्या है, एसआरपी रिसेप्टर्स। एसआरपी रिसेप्टर्स में ये जो सबनेट है ये अल्फा है और जो ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आप देख रहे हैं रिसेप्टर्स का जो ये इंटीग्रल पार्ट है ये होती है बीटा सबनेट। ठीक है, तो एसआरपी जब इसके साथ इंटरेक्ट करेगा फिर ये पूरे कॉम्प्लेक्स को पास में लाएगा ईआर के पास में। ईआर के पास में लाते ही यहाँ पर ये होता है इसका एसआरपी रिसेप्टर, जिसके साथ ये एसआरपी जाकर बाइंड कर जाता है और इस बाइंडिंग को और ज़्यादा मजबूती देने के लिए यहाँ पर जीटीपी भी आकर बाइंड कर जाता है। ठीक, जब ये पूरा कॉम्प्लेक्स मजबूती के साथ अटैच हो जाता है उसके बाद अब क्या होगा, यहाँ पर जो ये एसआरपी है इसमें जो और प्रोटीन्स हैं, P54 तो चलो सिग्नल सीक्वेंस के साथ इंटरेक्ट कर गई, लेकिन जो बाकी बची हुई जो प्रोटीन्स होती हैं वो क्या करती हैं, जीटीपी का हाइड्रोलिसिस करती हैं। ठीक, जब ये जीटीपी टूटता है तो जीटीपी के टूटने की वजह से काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी जनरेट होती है और उस एनर्जी की मदद से ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हो इस पूरे कॉम्प्लेक्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है यहाँ पर ये जो चैनल हैं जिन्हें आप ट्रांसलोकॉन कहते हैं उनमें। ठीक, तो ये जो प्रोटीन्स अगर आप देखो तो अब ये यहाँ से उठकर इस जगह पर थी और यहाँ से सीधे कहाँ पर आ गई, ट्रांसलोकॉन के पास ट्रांसफ़र कर दी गई। एनर्जी कहाँ से आई, जीटीपी हाइड्रोलिसिस से। और जीटीपी अगर टूटा है तो जीटीपी हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि जीटीपी की वजह से ये जो बॉन्डिंग हो रही थी एसआरपी और एसआरपी रिसेप्टर्स में वो और ज़्यादा मजबूत होती है। अब जब यहाँ पे जीटीपी का हाइड्रोलिसिस हुआ तो बॉन्डिंग भी कैसी हो गई, वीक हो गई और ये एसआरपी हट गया। एसआरपी तो चलो हट गया, रिसाइकलिंग हो जाएगी और फिर से वो प्रोटीन्स लाने में मदद करेगा। ठीक है, ट्रांसलोकॉन में प्रोटीन्स ट्रांसफ़र होने के बाद अब ये प्रोटीन्स का जैसे ही, चूँकि सबसे पहले जो एन टर्मिनस है वही अंदर जाएगा। ठीक, यहाँ पर होता है सिग्नल पेप्टाइडेज, वो क्या करता है, इस सिग्नल सीक्वेंस को कट कर देता है। ठीक, अगर बाय चांस यहाँ पर ये सिग्नल सीक्वेंस नहीं कट करता तो फिर कंडीशन वही वाली बन जाती, साइटोसॉल वाली, क्योंकि यहाँ पर भी तो इन्वायरमेंट कैसा है, हाइड्रोफिलिक ही तो है ना, साइटोसॉल में भी हाइड्रोफिलिक था। तो इस सिग्नल सीक्वेंस को कट करना ज़रूरी है क्योंकि इसमें हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड का जो पैच है उस वजह से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ, सिग्नल पेप्टाइडेज की मदद से सिग्नल सीक्वेंस को जब कट कर देंगे तो आसानी से प्रोटीन्स बनती चली जाएगी, राइबोसोम एमआरएनए को रीड करता जाएगा, राइबोसोम और ये जो प्रोटीन्स है वो धीरे धीरे बनती चली जाएगी, अंदर आती चली जाएगी और साथ ही साथ इसकी प्रोसेसिंग भी होती है जो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे और इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है। हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गए हम यहाँ पर कि ये जो एसआरपी है जब यहाँ पर ये बाइंड करता है तो ये दो काम करता है। पहला तो ये अमीनो एसिड टीआरएनए की बाइंडिंग को रोकेगा, दूसरा ये पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो इलॉन्गेशन प्रोसेस होना चाहिए था वो नहीं हो पाता। इनिशिएशन तो हुआ ही है तभी तो सिग्नल सीक्वेंस जनरेट हुआ है,
लेकिन जो इलॉन्गेशन का जो प्रोसेस है वो इसलिए नहीं होता क्योंकि एसआरपी जब बाइंड कर रहा है तो वो अमीनो एसिड टीआरएनए की बाइंडिंग को रोक रहा है और पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी को ब्लॉक कर रहा है। इस वजह से इलॉन्गेशन नहीं होता। और कब तक नहीं होगा? जब तक एसआरपी इसके साथ जुड़ा रहेगा। ठीक है, जब पूरा कॉम्प्लेक्स ट्रांसफ़र हो जाएगा जैसा कि यहाँ ट्रांसलोकॉन में हो गया, अब चूंकि एसआरपी भी यहाँ पर जुड़ा हुआ नहीं है तो फिर अब यहाँ से जो अमीनो एसिड टीआरएनए की बाइंडिंग है वो होती रहेगी, इलॉन्गेशन कंटिन्यू, प्रोटीन सिंथेसिस आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये होती है पूरी कंप्लीट एसआरपी साइकिल। अब यहाँ पर हम लोग को एक चीज़ और पढ़नी है, वो है ट्रांसलोकॉन। देखिए ट्रांसलोकॉन जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, ये चैनल जिनकी मदद से क्या हो रहा था, डीटीपी का हाइड्रोलिसिस हो रहा था और पूरे कॉम्प्लेक्स का ट्रांसफ़र इन चैनल में किया जा रहा था, जिन्हें हम लोग ट्रांसलोकॉन कहते हैं। तो इस ट्रांसलोकॉन में मेनली आपको 3 सबयूनिट देखने को मिलती हैं। एक होता है SEC61 अल्फ़ा, दूसरी होती है SEC61 बीटा और तीसरी होती है SEC61 गामा। जिसमें से जो SEC61 होती है ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, जैसा कि आप फिगर में देख भी रहे हैं। ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है जो कि चैनल बनाती है। ठीक, ये मेन अगर आप देखो तो ये जो पूरा चैनल बना रही है ये SEC61 बना रहा है। और इसी SEC61 में अगर हम लोग ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, और इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें टोटल 10 अल्फ़ा हेलिक्स होते हैं। ठीक है, 10 ट्रांस मेम्ब्रेन अल्फ़ा हेलिक्स देखे जाते हैं। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो इस तरीके से टोटल 10 ट्रांस मेम्ब्रेन अल्फ़ा हेलिक्स होंगे, उनसे मिलके ये SEC61 एक चैनल बनाती है और उन चैनल की मदद से ये जो प्रोटीन्स यहाँ पर बनती जा रही है वो धीरे धीरे अंदर की तरफ आती जा रही है। तो ये यहाँ पर ट्रांसलोकॉन देखा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बस इतना ही पढ़ा है। एक बार शुरुआत से आखिरी तक कंप्लीट जो भी अब बातें की हैं उनके बारे में क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, ओके सॉरी, देखिए प्रोटीन्स टारगेटिंग में मैंने आपको ये बताया कि जो भी प्रोटीन्स बन रही है, जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, उन सभी की प्रोटीन्स बन रही है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया या न्यूक्लियस पेरोक्सिसोम, ये सब। वैसे अगर क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए तो ये सेमी ऑटोनोमस है, इनमें खुद का डीएनए है, ये खुद प्रोटीन्स, मतलब कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो ये खुद के डीएनए से बना सकते हैं, लेकिन कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जिसके लिए इन्हें न्यूक्लियोजिनोम में डिपेंड करना पड़ता है। तो खैर ऐसा नहीं है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोटीन्स नहीं बनती हैं, वो खुद सारी प्रोटीन्स अपने आप ही बना लेते हैं, तो ऐसा नहीं है, उनकी भी प्रोटीन्स यहाँ पर बनती हैं। तो जो भी सेल ऑर्गेनल्स मिल रहे हैं उनका उन सेल ऑर्गेनल्स की प्रोटीन्स का बनना, उनकी छटनी करना और उनको उस जगह पर भेजना, ये होती है प्रोटीन्स टारगेटिंग। 2 तरीके की पड़ी, पोस्ट ट्रांसलेशनल और को ट्रांसलेशनल। पोस्ट ट्रांसलेशनल मतलब ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद उस प्रोटीन्स को उस जगह भेजा जाएगा जहाँ की वो है। ठीक, और पोस्ट ट्रांसलेशन में क्या किया जाएगा कि प्रोटीन्स कहाँ पे बन रही है, साइटोसोल में बन रही है, फ्री राइबोसोम में बनती है, किसकी बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया की, क्लोरोप्लास्ट की, न्यूक्लियस की, पेरोक्सिसोम की, ठीक, और साइटोसोल की खुद की, जैसा कि फिगर में आपने देखा था। और को ट्रांसलेशनल प्रोटीन्स टारगेटिंग में क्या होता है कि राइबोसोम, जो ये मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम है, ईआर के मेम्ब्रेन से अटैच जो राइबोसोम है, वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट किया जाएगा। प्रोटीन्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बन सकती है, ईआर की बनती है, लाइसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इन्वेलप की प्रोटीन जो है वो बनती है को ट्रांसलेशनल प्रोटीन्स टारगेटिंग से। इसे एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट आता है सेक्रेटरी पाथवे। सेक्रेटरी पाथवे में ऐसा क्या होता है, तो जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होता है फ्री राइबोसोम में स्टार्ट होता है, पर जब प्रोटीन्स बनती है और तुरंत ही एंड टर्मिनस की तरफ 1 या 2 पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड और उसके बाद लगभग 10 से 15 हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड का एक पूरा सीक्वेंस आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में फिर प्रोटीन सिंथेसिस साइटोसोल में कंप्लीट नहीं किया जाता है, उस पूरे कॉम्प्लेक्स का ट्रांसफ़र ईआर मेम्ब्रेन में किया जाएगा ताकि जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो वहाँ पर कंप्लीट किया जा सके। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि साइटोसोल का एनवायरनमेंट कैसा है, हाइड्रोफिलिक, और ये हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड का जो ये पैच आया है उस वजह से प्रोटीन्स आगे नहीं बढ़ती है। इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, इस प्रोटीन सिंथेसिस को रोका जाता है, अपने आप ही वैसे भी रुक जाएगी। ठीक, और पूरे कॉम्प्लेक्स को ट्रांसफ़र किया जाता है ईआर की मेम्ब्रेन में, और फिर जो इनिशिएशन के बाद जो इलॉन्गेशन का स्टेप है फिर वो वहीं पे फिर कंप्लीट किया जाता है।
तो सेक्रेटरी पाथवे मेनली सिग्नल सीक्वेंस के बारे में आप सभी ने देखा कि कैसा होता है सिग्नल सीक्वेंस। सबसे पहले खास बात तो ये है कि लेंथ अगर देखा जाए 13 से 36 अमीनो एसिड का सिग्नल सीक्वेंस हो सकता है। और सिग्नल सीक्वेंस में हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड का पैच देखा जाएगा जिसकी लेंथ 10 से 15 तक हो सकती है। अमीनो एसिड उसमें देखे जा सकते हैं। और जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस बना उससे पहले एक या एक से ज़्यादा जो पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड है वो हो सकते हैं। इसके अलावा क्लीवेज साइट जो कि सी टर्मिनस की तरफ पड़ेगी, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जिनकी साइड चेन कैसी होती है, छोटी होती है। नेचर कैसा होता है, पोलर होता है। और मेनली यहाँ पे एलेनिन ज़्यादातर देखा जाता है। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग ने एसआरपी साइकिल पढ़ी कि यहाँ पर एसआरपी के बारे में अगर बात की जाए तो सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल कहा जाता है। और साइटोसॉलिक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स है। इसमें एक सिंगल आरएनए SL7 SLRNA होता है, 6 पॉलीपेप्टाइड होती हैं। मेनली जो P54 प्रोटीन्स होती है इसकी पॉलीपेप्टाइड होती है, वो जाकर सिग्नल सीक्वेंस के साथ इंटरेक्ट करती है पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी। और इसके अलावा जो अमीनो एसिड टीआरएनए बाइंडिंग को ये रोकती है। इस वजह से यहाँ पर इलॉन्गेशन नहीं हो पाता है और तब तक नहीं होता जब तक कि एसआरपी इसके साथ इंटरेक्ट है, सिग्नल सीक्वेंस के साथ बाइंड है। फिर एसआरपी इस पूरे कॉम्प्लेक्स को लाएगा ईआरक्यू मेम्ब्रेन के पास। वहाँ पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होगा जिसके साथ वो इंटरेक्ट करेगा, स्पेशली रिसेप्टर्स की अल्फा सबनेट के साथ। यहाँ पर जीटीपी बाइंड करेगा ताकि ये जो बॉन्डिंग है वो और ज़्यादा मजबूत हो सके। फिर उसके बाद यहाँ पर जो एसआरपी की और जो प्रोटीन्स है वो इस जीटीपी को हाइड्रोलिसिस करेंगी। जीटीपी टूटेगा, एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी की मदद से पूरा जो कॉम्प्लेक्स है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा ट्रांसलोकॉन में। ट्रांसलोकॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा तो इसमें SEC61 अल्फ़ा जो कि एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स है। टोटल 10 ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फ़ा हेलिक्स होते हैं जो चैनल बनाती हैं जिनकी मदद से प्रोटीन जो है वो अंदर आती है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। और इसके अलावा SEC61 बीटा और गामा भी होती है जो इस ट्रांसपोर्ट में मदद करती है। ठीक, तो ये थी पूरी कंप्लीट एसआरपी और एसआरपी साइकिल और या सेक्रेटरी पाथवे। तो अभी तक हम लोगों ने इसमें इतना पढ़ा है कि प्रोटीन्स को कैसे लाया जा रहा है, एसआरपी क्या कर रहा है। हाँ, इंट्रैक्शन ज़रूर याद रखिएगा कि कौन सा इंट्रैक्शन हो रहा था, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। तो काफ़ी कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और आज सिर्फ मैंने आपको इतना बताया कि सेक्रेटरी पाथवे में जो एसआरपी साइकिल है वो कैसे होती है, कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है। अभी तो इसमें खैर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अभी प्रोसेसिंग भी पढ़नी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। और थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर कोई फीडबैक देना चाहे तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। ठीक, ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।